ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट से आया एक ऐसा एलियन जो इंसानों पर अपने टेंटिकल से हमला करके उनका सारा ब्लड सक कर लेता था। उसने तो इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि कई सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हो रही थी एक शेरिफ को दिखाते हुए जो बीहड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। अब धीरे धीरे रात होने लग जाती है, इसलिए शेरिफ अपनी कार रोककर थोड़ा वेट करता है, पर पता चला कि आसमान से कोई जलती हुई चीज जमीन पर आ रही है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो पास ही में गिरी होती है। इसीलिए शेरिफ एकदम क्यूरियोसिटी में देखने के लिए चला जाता है। पहले तो लगा कि ये कोई एस्टेरॉइड है, लेकिन पास जाकर देखने के बाद पता चला कि वो कोई अंडा है और लाल कलर का है। उसके अंदर तो थोड़ी हलचल भी हो रही थी। अब वो शेरिफ बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा एलियन आ खड़ा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी देखने में काफी डरावनी और साइज बहुत ही बड़ा था। तुरंत ही शेरिफ सबसे पहले अपनी जान बचाकर कार के अंदर भागता है। वो तो दूसरी तरफ लेकर जाने लगा, यही सोचते हुए कि शायद वो एलियन पीछे चला गया, लेकिन तभी वही अनजान एलियन उसकी कार के ऊपर झपट्टा मारता है और अपने नुकीले टेंटिकल की मदद से ग्लासेस को तोड़ देता है। यहाँ दिखाई दे रहा था कि वो अनजान एलियन अपने टेंटिकल की मदद से उस शेरिफ के बॉडी में घुसा देता है और उसका ब्लड सक करने लगता है। देखते ही देखते उस शेरिफ की बॉडी एकदम से सूख गई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर ये एलियन कहाँ से और क्यों आया था, ये अभी तक तो एकदम राज होता है। अब हमें अगले दिन उसी जगह के थोड़ी दूरी पर कुछ कैंपिंग साइट्स दिखाए जाते हैं। उस जगह पर तो रॉथ नाम का एक आदमी अपने अंकल और आंट के साथ रहा करता था। रॉथ के अंकल को पता चला कि उनके यहाँ कैंपिंग करने के लिए कई बड़े घरानों के बच्चे आने वाले हैं, यानी उन्हें एडवेंचर करना पसंद है और अगर हम उन्हें एंटरटेन कराएंगे तो हमें काफी प्रॉफिट होगा। हालांकि रॉथ के अंकल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता। रॉथ ने भी अपने अंकल द्वारा बताए गए सारे सामान लाकर रख दिए थे जो काम आएंगे। अब थोड़ा वेट करने के बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर के अंदर से कई सारे अमीर घरानों के बच्चे निकल रहे थे। ये सभी बिलियनियर बिजनेसमैन के बच्चों का ग्रुप होता है जिन्हें एडवेंचर और फॉरेस्ट में घूमना बहुत पसंद था। उनमें से क्लेयर नाम की उनकी एक लीडर थी जो उन्हें गाइड करेगी। सभी में से बेन नाम का एक लड़का था जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला होता है। वो तो खुद बिल्कुल काम ही नहीं करता और अपना सामान दूसरों को उठाने के लिए देता है। पर रॉथ के अंकल ने उन सभी को ये बात क्लियर कर दी कि यहाँ पर वो सब अपना काम खुद ही करेंगे। वो पूरा ग्रुप लड़के लड़कियों से भरा हुआ था और वो अपने सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर का जो पायलट था वो क्लेयर से साफ कहता है कि तुम सभी का मिशन खत्म होने के बाद ही वो यहाँ पर आएगा, उससे पहले उसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लेयर भी इस बात को समझ जाती है और वो पायलट वहाँ से निकल गया था। यानी अब से उनका एडवेंचर वाला गेम शुरू होने वाला है जिसके लिए वो इतनी दूर से यहाँ आए हैं। रॉथ के अंकल और क्लेयर सभी को रूल्स बताने लगते हैं कि कैसे उन्हें कई किलोमीटर ट्रेवल करते हुए सबसे पहले हॉल्ट वाले प्लेस पर रुकना है। वहाँ पर वो थोड़ी कैंपिंग करेंगे और फिर वापस चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। रॉथ के अंकल ने तो सभी के मोबाइल फोन भी जमा कर लिए थे क्योंकि इस एक्टिविटी में वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं कर सकते। जो भी होगा एकदम नेचुरल होगा। उन्हें खुद ही सरवाइव करना सीखना होगा ऐसी कंडीशंस में। सभी रॉथ के अंकल की बातों को सीरियस लेते हैं और वही करते हैं जो बता रहे थे। सभी के पास बैकपैक रेडी था और वो निकल पड़े होते हैं सबसे पहले हॉल्ट प्लेस की तरफ। रॉथ के अंकल तो सभी को गाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं और वही रॉथ सबसे पीछे था। वो तो बेथनी नाम की एक लड़की को सपोर्ट कर रहा होता है, पर ये बात बेथनी को बिल्कुल पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि रॉथ जैसा कोई गरीब आदमी उसके पास आए, इसीलिए वो रॉथ से गुस्सा होकर उससे आगे चलने के लिए कहती है। रॉथ को ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई बैक नहीं करता। जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए आखिरकार वो सब उस हॉल्ट प्लेस की तरफ पहुंच गए थे। काफी ज्यादा रात होने वाली थी, इसीलिए वो कैंप लगा लेते हैं वहाँ पर। सभी ने वहाँ भरपेट खाना खाया और अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। बाद में वो सब वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अचानक बीच रात में रॉथ के अंकल को कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें कुछ जरूर गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए बाहर निकलकर वो चारों तरफ देखते हैं। थोड़ी देर में पता चल रहा था कि घोड़ों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है क्योंकि उनके कैंप के ऊपर अगर घोड़ों का झुंड ऊपर चढ़ गया तो उनमें से कई लोग घायल हो सकते हैं। इसलिए रॉथ के अंकल सभी को चिल्लाकर बाहर निकाल रहे थे। सभी एकदम पैनिक होकर बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बेथनी नाम की वही लेडी अभी भी कैंप में फंसी हुई थी। रॉथ इस तरीके से देखकर नहीं ले सकता था। वो तुरंत ही घोड़ों के झुंड में गया और बेथनी को बचा कर लेकर आ गया। जैसे तैसे वो एक दूसरे की मदद करते हुए संभालते हैं। क्लेयर ने जब देखा तो वो साफ कह रही थी कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हमें टाइम वेस्ट किए बिना अब आगे बढ़ना चाहिए। यानी उन्होंने फिलहाल अपनी कैंपिंग बंद की और वहाँ से निकल पड़े दूसरे हॉल्ट प्लेस की तरफ। पर उन सभी को नहीं अंदाजा कि इसी जगह पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था। शायद वो सब जल्द ही उस खतरनाक चीज का सामना करने वाले हैं।
भरी गर्मी में लगातार ट्रेवल करते हुए वो सब आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां कुछ दिनों पहले आसमान से वो एस्टेरॉइड गिरा था। उस जगह पर तो उन्हें वो अंडा भी दिखाई देता है जिसमें से शायद वो एलियन बाहर निकला हो। फिलहाल तो वो खाली होता है, लेकिन रॉथ के अंकल को शक होने लगा। रॉथ को तो उस जगह पर एक मोबाइल फोन भी मिलता है जो उसी शेरिफ का था। अब सभी लोग उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन रॉथ के अंकल और क्लेयर जब साइड में जाते हैं तो उन्हें एक टूटी फूटी हुई कार दिखाई देती है जो उस शेरिफ की थी। रॉथ के अंकल जैसे ही पास जाकर दरवाजा ओपन करते हैं तो उसके अंदर से शेरिफ की डेड बॉडी नीचे गिरती है। देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया गया। शेरिफ की बॉडी एकदम कंकाल जैसी बन चुकी थी। रॉथ के अंकल इस चीज को काफी सीरियस कंडीशन समझ रहे होते हैं, यानी यहाँ पर उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है और उन्हें तुरंत इस जगह से निकल जाना चाहिए। अब ये बात जब वो क्लेयर को बताते हैं तो वो मना कर रही थी, क्योंकि उन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके अंदर हमें इन सारे लोगों को ये एक्टिविटी करानी होगी। हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम पर केस भी हो सकता है और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। रॉथ के अंकल ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यानी खतरा होने के बावजूद भी उन्हें आगे बढ़ना होगा सभी को लेकर, और अगर इन सारे अमीर बच्चों को कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदारी भी उन पर आने वाली है। रॉथ के अंकल मान जाते हैं और क्लेयर उनसे कह रही थी कि अपने बेटे रॉथ को ये बिल्कुल मत बताना, ये सारी चीजें फिलहाल के लिए हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अब उस जगह पर रात हो चुकी थी तो सभी एक साथ मिलकर टेंट बिछाने लग जाते हैं। उस जगह पर सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन पता चला बेन नाम का वो लड़का वॉशरूम जाने के लिए बोल रहा है। रॉथ के अंकल ने खुद रॉथ को उसके साथ चलने के लिए कहा ताकि सेफ्टी रहे, लेकिन बेन इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, इस वजह से रॉथ उसके साथ जाता ही नहीं। लेकिन जब रॉथ के अंकल को पता चला तो वो रॉथ पर ही गुस्सा कर रहा था। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो सब हमारी जिम्मेदारी है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम पर ही आवाज उठेंगे। इसलिए अब रॉथ के अंकल खुद ही बेन के पीछे चले जाते हैं उसकी देखरेख करने के लिए। बहुत अंधेरा था और बेन बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसे कोई डिस्टर्ब करे। मना करने के बावजूद भी रॉथ के अंकल उसके पास ही रुकते हैं और थोड़ा साइड में चले जाते हैं। लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उस जगह पर एक आवाज आई। पता चला कि वो अजीब सा म्यूटेटेड एलियन उस जगह पर पहुंच चुका है। उसके इतने बड़े बड़े दांत और अजीब तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो एक बहुत ही बड़ी गुहार लगाता है और बेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉथ के अंकल तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं और बेन को भागने के लिए कहते हैं। बेन तो वहाँ से सही सलामत निकल चुका था, लेकिन रॉथ के अंकल वहीं फंसे रह गए। वो बड़ा सा क्रिएचर धीरे धीरे रॉथ के अंकल के पास आता है और अपना बड़ा टेंटिकल निकालकर उनके बॉडी में घुसा देता है, यानी अब तो वो उनकी बॉडी का पूरा ब्लड अपने अंदर सक करने लगा था। थोड़ी ही देर के अंदर रॉथ के अंकल के चिल्लाने की आवाज फॉरेस्ट में गूंजने लगती है। रॉथ और बाकी सारे साथी कैंपिंग साइट पर ये आवाजें सुनकर एकदम दंग रह गए और रॉथ तो अपने अंकल को बचाने के लिए तुरंत भाग कर आता है। उसने बेन को देखा जो साइड में डरा हुआ था, और तो और वो उस क्रिएचर को भी देख पा रहा था जिसने उसके अंकल को पकड़ रखा होता है। उसने तो उनकी बॉडी से इतना ब्लड सक कर लिया कि अब रॉथ के अंकल मर जाते हैं। तुरंत ही क्रिएचर का पेट भरने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। रॉथ बहुत ही ज्यादा रोते हुए अपने अंकल के पास बढ़ता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर फिलहाल इसका कुछ फायदा नहीं था। वो वहीं पर अपना दम तोड़ चुके थे और जब सभी को ये बात पता चली तो वो और ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन रॉथ सभी को शांत कराता है। वो बता रहा था कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक सेफ जगह है, वहाँ पर हम जाकर छुप सकते हैं और अगले ही दिन हम निकल जाएंगे। रॉथ को अपने अंकल की मौत का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उनके हिसाब से ये सारे टूरिस्ट हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए रॉथ उनकी कही गई बातों को फॉलो करता है और उन सभी को लेकर एक गुफा में चला आता है। वो गुफा फिलहाल के लिए तो सेफ लग रही थी, तो सभी आराम से जाकर बैठ जाते हैं। अब वो सब उस गुफा में शांति से तो छुपे हुए होते हैं, लेकिन एक लड़के के हाथ पे चिपचिपी चीज लगने लगी। वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी और अब पता चल रहा था कि उनका रेडियो एकदम से डिस्टर्ब होने लगा है और अगले ही मोमेंट में पता चला कि वहाँ पर वही खतरनाक क्रिएचर आ चुका है। वो इतना ज्यादा बड़ा और डरावना था कि सभी देखकर उसे भागने लगे। रॉथ ने सभी को गाइड करते हुए गुफा से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन एक लड़का वहीं पर गिर जाता है और रॉथ जैसे उसे बचाने गया तब तक क्रिएचर ने अपने टेंटिकल से उसे मार दिया था। देखकर लगता है कि उस क्रिएचर को भूख बहुत ज्यादा लग रही है और इसीलिए वो लगातार हमला कर रहा है। रॉथ जैसे तैसे बचे हुए लोगों को लेकर बाहर निकलता है और बोलता है कि हमें उस बेस कैंप पर जाना होगा जहाँ से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। अगले दिन वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं और उस अंडे के पास पहुँच जाते हैं जो कि स्पेस से यहाँ पर गिरा था। रॉथ को इसका अंदाजा लग जाता है कि शायद क्रिएचर इसमें से ही आया होगा, लेकिन एक और शॉकिंग चीज होती है जब वो उस ट्रक के पास गया। वो तो शेरिफ की डेड बॉडी को भी अंदर देख पा रहा था और डायरेक्टली जाकर
क्लेयर से ये बात पूछता है कि तुम्हें ये चीजें पहले से पता थी कि नहीं। क्लेयर साफ कहती है कि उसे और उसके अंकल को ये बातें पता थी, लेकिन वो जानबूझकर नहीं बताना चाहते थे ताकि कोई पैनिक न हो। इस बात पर रॉथ बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एक गलती की वजह से उसके अंकल मारे गए। अगर वो पहले ही बता देते तो वो सब यहाँ से निकल जाते। दोनों में बहुत बहस होती है, पर जैसे तैसे वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। वहाँ सबसे पहले सभी को अपना मोबाइल फोन दे दिया गया और कहा गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट को कॉल लगाया जाए। क्लेयर के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर तो अगले दिन ही आएगा, यानी उन्हें यहाँ पर एक दिन तक सर्वाइव करते रहना होगा। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर अचानक उनके मोबाइल फोन भी एकदम फ्लिकर करने लगे, यानी वो खतरनाक क्रिएचर यहाँ पास आ चुका है। रॉथ ने एक शॉटगन उठाई और सभी को बचाने के लिए एक रूम के अंदर लेकर जाने लगा। पता चलता है कि थोड़े ही देर में वो क्रिएचर उस जगह पहुंच चुका है और पहली बार उसका पूरा रूप दिखाया जा रहा था। सभी उस रूम की तरफ भागते हैं और यहाँ रॉथ अपनी शॉटगन की मदद से उसे शूट कर रहा था। लग रहा था कि क्रिएचर की बॉडी पर कुछ आर्मर जैसा है, क्योंकि बुलेट जब फायर की जाती तो वो उससे लगकर दूसरी तरफ चली जाती। वो उन पर अटैक करने बढ़ता है, पर रॉथ सभी को लेकर उस कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने के कारण वो क्रिएचर पहचान नहीं पाता, लेकिन रॉथ को पता चला कि क्लेयर और एक मेंबर यहाँ नहीं है। एक्चुअल में वो वॉशरूम के अंदर बंद थे और बिल्कुल भी आवाज नहीं करते ताकि क्रिएचर पहचान न जाए। पर उन्हें क्या पता कि क्रिएचर को उनकी लोकेशन पता चल चुकी है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रॉथ जो कि बाकियों के साथ उस कमरे में था, वो उनकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बेन उसे रोक रहा था क्योंकि इससे बाकियों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो तो रॉथ को धक्का भी देकर पीछे ढकेलता है, लेकिन वो इस तरीके से लोगों को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो बेन को सर पर मारता है और जाता है हेल्प करने के लिए। लेकिन तब तक क्रिएचर ने उन पर हमला कर दिया था। क्लेयर और वो दूसरी मेंबर तुरंत ही भागते हुए उस दूसरे कमरे की तरफ आते हैं। रॉथ ने उनकी मदद की और पहली वाली मेंबर को तो अंदर ले लिया, लेकिन क्लेयर बेचारी वहीं फंस जाती है। उसे तो क्रिएचर ने दरवाजे के बीच फंसा रखा था और यहाँ रॉथ उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है, बट तब तक क्रिएचर ने अपने नुकीले टेंटिकल क्लेयर की बॉडी में घुसा दिए थे। बेचारी क्लेयर तड़पती रह गई और उसका खून चूसने लगा वो क्रिएचर, लेकिन रॉथ हार नहीं मानता और उसने शॉटगन से उसके बॉडी पर शूट किया। इससे क्रिएचर थोड़ा पीछे हटता है और क्लेयर को अंदर ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्लेयर की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि उसकी जान ही जाने वाली होती है। वो तो रॉथ से माफी मांग रही थी कि अगर ये बात वो पहले बता देती तो ये नौबत नहीं आती। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। सभी उस जगह पर एकदम घबराए हुए थे, पर रॉथ नोटिस कर रहा था कि शायद वो क्रिएचर चला गया है, तो यानी उन्हें इस जगह पर सिर्फ आज की रात गुजारनी है किसी भी तरीके से। अगले दिन हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो वहाँ से चले जाएंगे। सभी लोग रॉथ की बात मान रहे थे किसी सीनियर की तरह। अब रात को सोते समय रॉथ बेथनी के साथ बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रॉथ ने बेथनी को सब बता दिया कि उसका बचपन से ही मॉम एंड डैड नहीं थे, उसे तो उसके अंकल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, पर अब वो उससे इतना दूर जा चुके हैं कि कभी नहीं मिलने वाले। बेथनी इन बातों को सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और अपने बारे में भी बताती है। वो कहने लगी कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने जो भी बिजनेस खड़ा किया है अपने दम पर किया है। देखकर साफ पता चल रहा था कि रॉथ बेथनी को पसंद करता है, पर बेथनी के मन में ये सारी बातें नहीं घूम रही थी। उसे सिर्फ यहाँ से फिलहाल के लिए निकलना था। जैसे तैसे सुबह हो जाती है और हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था उस जगह पर। सभी बहुत ज्यादा खुश होकर हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और रॉथ यहाँ पायलट को कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, यहाँ बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन पायलट इस तरीके से जाने वाला नहीं था। वो तो क्लेयर के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ चली गई। कोई जब कुछ नहीं बताता तो पायलट तुरंत ही घर की तरफ बढ़ता है उसे देखने के लिए। लिटरली वहाँ पर क्लेयर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो समझ रहा था कि इन लोगों ने उसे मार दिया है, बट रॉथ गन पॉइंट करके कहता है कि यहाँ पर एक एलियन घूम रहा है और वो इतना खतरनाक है कि एक साथ हम सबको मार सकता है। इस वजह से जल्द हमें निकलना होगा यहाँ से। वो पायलट थोड़ा तो समझ गया और तुरंत ही हेलीकॉप्टर को चालू करने चला जाता है। सभी उसके अंदर बैठ जाते हैं और यही खुशी मना रहे थे कि वो बच जाएंगे, पर शायद ये उनकी गलतफहमी थी। अचानक उनका फिर से रेडियो पर सिग्नल आने लगे, यानी कुछ बुरा तो होने ही वाला है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश करती है तो पता चला वो ऊंचाई पर जा ही नहीं पा रही। फिर दिखाया जाता है खतरनाक एलियन ने उस पूरे हेलीकॉप्टर को हाथों से पकड़ रखा है, यानी उसे बिल्कुल भी दूर जाने नहीं देगा। पायलट के साथ साथ सभी एकदम पैनिक हो गए क्योंकि क्रिएचर हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पायलट भी इतने खतरनाक क्रिएचर को करीब से देखकर एकदम दंग रह गया। उसका दिमाग तो उस समय पर काम ही नहीं कर रहा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कैसे करे। उस क्रिएचर ने तो अपना काम चालू कर दिया था और एक मेंबर को अपने टेंटिकल घुसाकर उसका ब्लड सक करने लगता है। रॉथ बार बार उस पर शूट कर रहा था, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि गोली कुछ काम ही नहीं आ रही थी। बाकी सब भी एकदम परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करे।
तब जाकर रॉथ बचे हुए मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदने के लिए कहता है। जैसे तैसे सभी नीचे तो आ गए, पर अभी भी इस क्रिएचर ने हेलीकॉप्टर को पकड़ रखा था। उसने तो पायलट पर भी हमला कर दिया और पायलट समझ जाता है कि वो नहीं बचने वाला, इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर को इस तरीके से मोड़ा कि डायरेक्टली लेके जाकर एक पहाड़ी में टकरा दिया। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें पायलट तो मर गया, पर यहाँ बाकी लोग समझ रहे थे कि वो क्रिएचर भी मर गया है। लेकिन रॉक को देखकर नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने तो कहना स्टार्ट किया कि हमें ट्रैवल करते हुए एक फार्म के पास पहुंचना होगा जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर। ये जगह पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो यहाँ रुकना बेकार है। अब बेन नाम का वो लड़का पता चला कि उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो थक चुका होता है और उसे रॉथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। रॉथ ने उसे आखिरी चांस दिया और जब वो नहीं आता तो वो बाकियों के साथ जाने लगता है। पता चला कि बेन ने गुस्से में आकर रॉथ पर हमला कर दिया। रॉथ भी बिल्कुल उस पर दया नहीं दिखाता और उसे पंचेस मारकर नीचे गिरा देता है। उसने कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, नहीं तो यहीं रहो। बाकी सब रॉथ पर भरोसा करते थे, इसीलिए वहाँ से निकलते हुए सीधा फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगे। फार्म हाउस के अंदर रॉथ की एक साथी थी जिससे कि वो सब कुछ बता देता है कि कैसे यहाँ एलियन ने हमला कर दिया है। उनकी टीम के पहले ही कुछ मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उसके अंकल भी खत्म हो गए। रॉथ के उस साथी ने गंभीर समय देखकर तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया, पर अब रेडियो के ऊपर फिर से सिग्नल्स आने लगे थे, यानी क्रिएचर पास पहुंच चुका है। गाड़ी चालू होने की अचानक जब आवाज सुनाई दी तो रॉथ बाहर निकल कर आता है। पता चला कि बेन उसकी ट्रक लेकर वहाँ से भागना चाह रहा था, बट रॉथ जैसे तैसे उसका पीछा करता है और ट्रक के ऊपर कूद जाता है। वो तो बेन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पीड में होने के कारण बेन ने जब धक्का मारा तो रॉथ बुरी तरीके से गिरने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है। बेथनी सीधा रॉथ की मदद करने के लिए आ गई और उसे उठा रही थी क्योंकि क्रिएचर अब बहुत पास पहुंच चुका था। वहाँ बेन काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पास ट्रक है और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बट तभी पता चला कि वो क्रिएचर गाड़ी की आवाज सुनकर उसके पास आ रहा है और पूरी तरीके से ट्रक को टक्कर मारकर उसे उल्टा कर देता है। क्रिएचर ने बेन को पकड़ लिया और अपने नुकीले टेंटिकल से उसके बॉडी में छेद कर दिया था, यानी बेचारे बेन की भी कहानी वहीं खत्म हो चुकी है। अब सीधा उस क्रिएचर की नजर बेथनी पर जाती है जो रॉथ को उठा रही थी। उसे जब पता चला कि क्रिएचर पास आ रहा है तो बेथनी एक गैराज में जाकर छुप जाती है। वो सोच रही थी कि अगर वो आवाज नहीं करेगी तो क्रिएचर पास नहीं आएगा, लेकिन क्रिएचर की शायद सेंसिंग पावर बहुत ज्यादा थी। वो सीधा गैराज में पहुंचकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन अगर कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं जहां इस तरीके का क्रिएचर हम पर अटैक करने आ रहा है और हमें बस अच्छी तरीके से छुपना है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहली चीज कि इस तरीके के एलियंस और क्रिएचर का विजन हमारी तरह नहीं होता। ये दरअसल शिकारी होते हैं और अपने शिकार की निकलने वाली बॉडी हीट से उसे पहचानते हैं, यानी किसी सांप की तरह जो अपने शिकार को बॉडी हीट से सेंस करता था। पर ट्विस्ट ये है कि अगर क्या हो वो शिकारी हमारे बॉडी से निकलने वाली हीट को पहचान ही नहीं पाए। अपने बॉडी हीट को हाइड करने के लिए कई वे आते हैं, जैसे कि हम अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लें या फिर अपने आप को इस तरीके से ढक लें कि उससे हीट बाहर ही ना निकले। बॉडी हीट बिल्कुल नहीं निकलेगी तो वो क्रिएचर सेंस ही नहीं कर पाएगा और हमें बिना कुछ किए वहाँ से चला जाएगा। याद रहे, बॉडी हीट छुपाने के साथ साथ हमें अपने सांसों को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हम जो सांसें छोड़ते हैं उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट रहती है और अगर वो डिटेक्ट कर लिया उस क्रिएचर ने तो आप जितना भी छुप जाओ वो आपको मार ही देगा। इन चीजों को अच्छी तरीके से कंबाइन करने पर काफी अच्छा प्लान बन सकता है ऐसे खतरनाक प्रेडेटर से बचने का। पर यहाँ बाकी सब जब गन लेकर क्रिएचर से बचाने के लिए आते हैं तो पता चला कि वो बेथनी को लेकर वहाँ से चला गया है। रॉथ जब होश में आता है तो उसे बेथनी का पता चलता है। वो तो बेथनी से प्यार भी करने लगा था और उसे इस तरीके से मरने नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो डिसाइड कर रहा था कि वो जाएगा उसे बचाने के लिए। बाकी कुछ मेंबर्स रॉथ की इसमें मदद करते हैं। एक लड़का तो उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट्स बनाता है जिससे वो फाइट कर सके और उसे अपना एक प्लान बताता है जिससे कि क्रिएचर को मारा जा सकता है। जैसे तैसे रॉथ तैयार होने लगा और अपनी गाड़ी पर बैठकर एक बॉम्ब जेब में रख लेता है, यानी कि ये उसके काम में बहुत आएगा। सीधा वो एक्सीलरेटर देता है और वहाँ से निकल जाता है बेथनी को बचाने के लिए। बाकी मेंबर्स होप ही कर सकते थे कि दोनों सही सलामत वापस आ जाए। रॉथ थोड़े ही देर के अंदर उस गुफा में पहुंच गया जहां पर वो क्रिएचर रहा करता था। जैसे तैसे वो बंदूक लेकर अंदर जाता है ताकि बेथनी को ढूंढ सके। अंदर से गुर्राने की अभी भी आवाजें आ रही थीं, लेकिन रॉथ ने देखा कि बेथनी एक दीवार से लगकर खड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कई चिपचिपी चीजें हैं। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वहाँ उस क्रिएचर का छोटा बच्चा था जो बेथनी की बॉडी से चिपक कर उसका ब्लड सक कर रहा होता है, यानी वो क्रिएचर धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ताकि अपनी कम्युनिटी को काफी ज्यादा पैमाने पर बढ़ा दे।
रॉथ को तो अब काफी गुस्सा आने लगा, इसीलिए उसने तुरंत ही शॉटगन निकालकर छोटे से क्रिएचर के बच्चे को शूट करके मार दिया। जैसे तैसे वो बेथनी को बाहर निकालता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ बंदूक की आवाज सुनकर क्रिएचर चौकन्ना हो गया और जैसे तैसे अपने घोंसले के पास पहुँचता है। उसने जब देखा कि उसका वो छोटा बेटा मर चुका है तो वो बहुत ही गुस्से से गुर्राते हुए भागने लगा उनके पीछे। रॉथ भी बेथनी को गाड़ी पर बिठाता है और वहाँ से ट्रेवल करते हुए अपने उस फार्म हाउस पर आ जाता है। बाकी दोस्तों ने तो काफी अच्छा प्लान बनाकर रखा था उस क्रिएचर को मारने का। रॉथ को एक मेंबर बताने लगा कि सबसे पहले हम उस क्रिएचर को बिजली के झटके देंगे और फिर एक फार्म के अंदर कई सारी फ्यूल वाली चीजें होंगी, उसके अंदर किसी भी तरीके से क्रिएचर को पास लाकर धमाका करना होगा। अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक थीं, लेकिन उन्हें करना तो होगा ही। थोड़ी ही देर में क्रिएचर अपने बदले की भावना में वहाँ पहुँच जाता है और उस दूसरे साथी को मारने की कोशिश करता है। लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा, बट रॉथ ने उसका ध्यान भटका दिया। अब वो बड़ा सा एलियन रॉथ की तरफ बढ़ने लगा था। रॉथ जैसे तैसे फर्स्ट वाले जाल की तरफ बढ़ता है जहाँ बिजली थी। वो वहाँ से कूदकर दूसरी तरफ पहुँच गया और क्रिएचर को पूरी तरीके से बिजली लगने लगी थी। कई देर तक वो तड़पता ही रहा, लेकिन फिर बाद में उठ खड़ा होता है, यानी बिजली इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पता चला कि वो उसकी बूढ़ी फीमेल मेंबर एक छोटी सी ट्रक लेकर आ रही है जिसमें कई फ्यूल्स थे और वो चाह रही थी कि वो क्रिएचर को उन फ्यूल वाले हिस्से में ढकेल दे। रॉथ पहले मना भी करता है क्योंकि इससे तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी, पर वो बूढ़ी लेडी एक बात नहीं सुनती और सीधा क्रिएचर को धक्का मारने लगती है। वो बड़ा सा एलियन कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आखिरकार उस फ्यूल के अंदर आग लग जाती है। देखते ही देखते वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ और लग रहा था कि क्रिएचर भी खत्म हो गया है, पर तभी क्रिएचर एकदम घायल अवस्था में बाहर निकलता है। उसके हाथ और कई सारी जगहों पर चोटें लगी थी और देखने से साफ पता चलता है कि इसका ऊपरी वाला हिस्सा पूरा आर्मर से बना हुआ है और अंदर इंसानों की तरह ही पूरा मांस भरा है। रॉथ को ये चीजें तुरंत ही समझ में आ जाती हैं और वो इसका फायदा उठाता है एक बॉम्ब लगाकर। तुरंत ही वो एक शक्तिशाली बॉम्ब उसके टेंटिकल वाले हिस्से में डाल देता है जहाँ फिलहाल के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती। वो बड़ा सा एलियन जब तक इन बारे में समझता, वहाँ एक ब्लास्ट होता है और तुरंत ही उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो गए थे। यानी इतनी मुश्किल के बाद अब जाकर वो क्रिएचर मर गया है। रॉथ जैसे तैसे बेथनी को बचाता है और उसका वो साथी भी वहाँ पर मौजूद था। यानी उतने सारे लोगों में से सिर्फ ये 3 ही बचे हुए हैं। वो सभी खुश थे कि उनकी जान बची और अब वो शायद साथ में ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।